आइए, नेशनल मूवमेंट हमने स्टार्ट किया था। नेशनल मूवमेंट के तहत कल अपनी जो पहली क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कांग्रेस की स्थापना कैसे बन सकती, उस पर हमने बात की थी। अब उसी दिशा को आगे लेके जाएंगे। हेडिंग डाल दीजिए, कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। स्टेटमेंट है तो आपको ध्यान रखने स्टेटमेंट है जो ध्यान रखने हैं। डायरेक्ट आपको याद ही करने पड़े। डायरेक्ट पूछ है कि किसने कहा था कि कांग्रेस पदों की भूखी है। सबसे पहले लिखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के अनुसार। बंकिम चंद्र चटर्जी के अनुसार कोमा में लिखना। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखिए, सर सैयद अहमद खान के अनुसार। आप जानते हो सर सैयद अहमद खान, मैंने आपको बताया था ओरिएंटल कॉलेज स्थापना की थी, वर्तमान यूनिवर्सिटी। कांग्रेस आंदोलन आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना तो द्वारा था, और ना ही लोगों के द्वारा योजनाबद्ध था। इस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही लोगों के द्वारा योजनाबद्ध था। लॉर्ड डफरिन आप जानते हो, स्थापना हुई थी। कांग्रेस को क्या कहा था, क्या कहा है? अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि, अल्पसंख्यकों का अल्पसंख्यकों का का अर्थ यह है माइनॉरिटी को लीड करते हैं। इसी तरीके से तो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन के अनुसार कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। कांग्रेस अपनी मौत की भारत में रहते हुए
मेरी सबसे बड़ी इच्छा भारत में रहते, मेरी सबसे बड़ी इच्छा ही है कि भारत में रहते हुए सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं इसे मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। पांचवा लिखिए, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आप जानते हो मुख्य रूप से इसका अधिवेशन एक साल में एक बार ही होता था। तो इन्होंने कहा कि एक वर्ष में केवल एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ अधिवेशन के संबंध में एक वर्ष में कोमा में लिखना, एक वर्ष में केवल एक बार, एक वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं। मेंढक की टर्राने से कुछ। छठा लिखिए, लाला लाजपत राय के अनुसार, लाला लाजपत राय के अनुसार कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व, सुरक्षा कपाट, इसकी स्थापना एक सेफ्टी वाल्व के रूप में सेफ्टी वाल्व के रूप। इनके कहने का अर्थ ये है, एक अंग्रेज ने इसकी स्थापना की और कांग्रेस की स्थापना करने का उद्देश्य यही था कि जो आज़ादी की करते हैं, राज प्राप्ति के संघर्ष करते हैं, वो क्या है, इसी संस्था के आसपास ही फंसे रहे, को आगे बढ़ने का मौका ही ना मिले, का उद्देश्य। फिर उन्होंने कहा कि सेफ्टी वाल्व के रूप। सातवां लिखिए, ये छोड़ दीजिए, स्टेटमेंट पूरे हो गए। स्टेटमेंट इतना ही है, आगे कोई आएगा तो फिर वो टॉपिक को टच कर रहा होगा, वहां करेंगे। मैं लॉर्ड कर्जनवाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छठा सेफ्टी वाल्व वाला बहुत बार पूछा जाता है। कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई। ये किसने कहा था? ने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वाल्व के रूप में, लाला लाजपत। बड़े आसान से अपने सही तरीके से याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। दीजिए, अब लिखो कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, हेडिंग डाल। स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट एक जगह ले लिए। बहुत सारे हैं, वो बात बता दूंगा जो आगे नहीं आएगी। मैं सबसे पहले लिखिए,
कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुए। कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुए। कांग्रेस के अधिवेशनों की सर्वाधिक बार अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति। अधिवेशन सर्वाधिक बार अध्यक्षता करने वाले दो थे। का नाम था जवाहरलाल नेहरू। दादा भाई अधिवेशन उन्होंने बराबर बराबर की। से क्वेश्चन कैसे भी बने अपने चलो। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन का आयोजन गांव में हो। इसका एकमात्र अधिवेशन का आयोजन गांव में हो। फैजपुर अधिवेशन महाराष्ट्र में। जो अधिवेशन की थी जवाहरलाल नेहरू। लिखिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अब देखिए, अध्यक्ष, तेज अध्यक्ष, पारसी अध्यक्ष सब आपको बता चुका हूं। और वैसे एनी बेसेंट के बारे में नेशनल मूवमेंट में याद करो, खूब बताया इसको मैंने। याद करो, वहां मैंने आपको बताया था वो मद्रास की टॉम टॉम के नाम से ये भारतीय नहीं थी, बाहर से आई थी, आयरलैंड। अब यहां पर आकर इसने पत्रिकाएं निकाली थी। के द्वारा जो निकाली गई पत्रिकाएं हैं, का नाम था कॉमनवेल्थ, का नाम था, ध्यान रखना, न्यू इंडिया है ये, यंग इंडिया महात्मा गांधी।
ने जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कलकत्ता अधिवेशन में किया। आपसे इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो तरीका है अपना, क्वेश्चन यही है, के अलावा और कुछ बार बार इनको रिपीट करोगे, क्षमता आ जाएगी, आप इसको पूरी कहानी को बोल दोगे। हिस्टोरिकली है ये सारा। दिनों तक चलती, कल आए नहीं थे, 3 दिनों। क्या क्या आपसे पार्टनर पार्टनर होता है ये, सर मेरा रूम पार्टनर, वो दाल बनाता बनाता प्याज काटता काटता कुछ ना कुछ बात ही करता ही रहता है। क्या कहाँ जाता है, मेरा के पास जाता है, क्या क्या चल रहा है, से पूछना ये जाकर, ऐसा लगता है जैसे आईएएस बन गया। तो कहा कर बेटा दाल बना ले, तंग मत करो। ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, गड़बड़ी मत करना। एनी बिसेंट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक, ये भी पूछ लिया जाता है। ये पूछ, जैसे ये ना, जैसे मैंने पत्रिकाएं बता रहा हूं आपको, पत्रिकाएं जो होती है ना, ये आपका एक तरीके से स्टैटिक जीके होता है। कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका कौन निकालता था, संपादक कौन था, ऐसे बनते हैं। और ये चीजें, कुछ चीजें फिक्स होती है, जैसे भगत सिंह के लिए आती है मैं नास्तिक, किताब कितनी बार पूछी, वो बार बार रिपीट, बार बार, साथ साथ पूछता रहूंगा, थोड़ा समय की कमी होती। पांचवा लिखिए। अब देखो, यदि कह दे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बिसेंट, लेकिन यदि आपको ये कह दे कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष, नायडू है, का जो निक कहा जाता है, भारत की जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ध्यान रखना, ये चीजें ऐसे इंपॉर्टेंट हो, कानपुर अधिवेशन, तो आपको ये जाएगा 25, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सरोजिनी नायडू। तो आप लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि यार अधिवेशन क्या सारे ही याद करने हैं, ऐसे नहीं होता है कभी, वो आपकी सोच। अब आप मुझे आराम से बता सकते हो कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया कि तो 25 के कानपुर अध्यक्षता किसने की, कारण है, पहली भारतीय महिला ने अध्यक्षता की, इस कारण से। जब भारत आजाद हुआ था के बाद राज्यपाल का पद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया, तो महिला के रूप में सबसे पहले महिला राज्यपाल यही बनी। एक सदाबहार क्वेश्चन लिख दीजिए, भारत में पहली महिला राज्यपाल,
की बनी, स्टैटिक जीके होता है। आपसे पूछ लिया जाता है भारत का पहला राज्य कौन सा था जहां महिला राज्यपाल। इसी तरीके से नेशनल मूवमेंट से कोई वो क्वेश्चन भी खूब आता है। भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री गीता कृपलानी। सदाबहार। पहले छठा पॉइंट लिखिए। सर्वाधिक अवधि तक वाले सर्वाधिक अवधि तक, ध्यान रखना, सर्वाधिक बार अध्यक्षता करने वाले जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी। सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले लंबे समय तक कौन? वो होता क्या है, जैसे 1885 में पहला अधिवेशन हुआ, फिर 1886 में, का मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष कार्यकाल होता है सामान्यतः 1 वर्ष होता है। लेकिन दूसरा नियम यह है, जैसे 1886 में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की, अब यदि इसके बाद अधिवेशन जब तक नहीं होगा तब तक वही अध्यक्ष रहे। इस बार एक बार ऐसा क्या हुआ, 1940 में कांग्रेस का रामपुर अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की, और 1940 से लेकर आगे 1945 तक 46 तक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ही नहीं। कारण से इस अवधि के दौरान अध्यक्ष कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसी कारण से सर्वाधिक अवधि तक है मौलाना अबुल कलाम आजाद को। ध्यान रखना, हम आजादी से पहले की बात कर रहे हैं। आजादी के बाद कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, तो उसका फिर एंगल अलग हो जाता। अब ये तो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, एक कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी, सबसे युवा अध्यक्ष। का जो जन्मदिन है 11 नवंबर, 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टिंग हुई थी 11 नवंबर 2008 को पर मनाया। अब देखिए
पत्रिकाएं निकालते थे। आगे क्लिक। अल हिलाल, अल बलाग, अल हिलाल, अल बलाग, दो पत्रिकाएं हैं। क्रांतिकारी विचारधाराओं से ओतप्रोत होने के कारण, प्रेरित होने के, ये जो अल हिलाल है इसको ब्रिटिश सरकार ने बंद, और बंद करने के बाद फिर उन्होंने अल बलाग निकाला। यहाँ पे लिख दीजिए, अल हिलाल के नीचे लिख, क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित होने के कारण, क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रेरित के कारण इसे ब्रिटिश सरकार ने बंद करवा दिया। सातवां लिखिए, आजादी के समय कांग्रेस के आजादी के समय 15 अगस्त 1940 को जो कांग्रेस ये भी कर। आठवां लिखिए, आजादी के बाद पहला अधिवेशन, डेट के अंदर 40 के अंदर, 48 के अंदर जयपुर की थी। पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीता 98 के अंदर आजादी के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन राजस्थान के, ध्यान दें, राजस्थान के किले में यदि जो कि अब बीच में और भी कई घटनाएं, पेट्रियाज एसोसिएशन की
आज एसोसिएट आइए स्थापना 1888 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना के 3 साल बाद। जो स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सैयद अहमद खान के बारे में मैंने आपको आधुनिक भारत में बताया था थोड़ी देर पहले। एक स्टेटमेंट तहजीब उल हक है की प्रमुख रचना थी। अलीगढ़ आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद आपकी वकालत की थी। भारत की बोले हैं ये। अब इसकी जो ये स्थापना की गई कांग्रेस के विरोध में की। देखिए इसकी स्थापना कांग्रेस के विरोध में की गई। अठारह सौ छियासी में कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में थी। इन कॉन्फ्रेंस ने अपने आप को कांग्रेस के अंदर विलय कर दिया 1886 में। मतलब कांग्रेस की स्थापना के 1 साल बाद। ये जो विलय किया था कॉन्फ्रेंस को ध्यान रखना है। फाउंडर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे चलकर और भी बहुत सारी बातें आएगी। सिविल सेवा परीक्षा बर्खास्त होने वाले भारतीय, इस समय समय पर जब वो टॉपिक आएंगे तभी बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है भाग नहीं लेने वाला कांग्रेस। ये से कुछ फैक्ट्स और भी बहुत सारे हैं। गांधी जी के संबंध में क्या राय थी, कैसे थे गांधी जी, कब शामिल हुए, वो बातें जब गांधी जी आएंगे तब करेंगे। वो टॉपिक आएगा तब। अब गांधी जी तो कहां से आ जाएंगे। आइए ठीक, आइए ये चैप्टर कंप्लीट। अब समझना इनकी भावनाओं को क्या है। जैसे हम उदारवादी युग पढ़ रहे हैं, नई लाइन से लिख। उदारवादियों आंदोलन की पद्धति किस प्रकार की पद्धति हुआ करती थी। पद्धति का नाम होता था राज अंध्य।
राजवाम पद्धति। राजवाम को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, राजवाम बंध्य पद्धति, याद रखना, राजवाम बंध्य। अब ये जो राजवाम बंध्य पद्धति की दो ही बातें हैं। एक तो हम जनता में राजनीतिक जागरूकता पैदा करें। राजनीतिक जागरूकता का मतलब क्या होता है? आपको ये ध्यान होना चाहिए, आपको राजनीतिक जागरूकता, आपको ये पता होना चाहिए कितना सही है कितना गलत है, क्या वो काम कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता, और आपकी रिक्वायरमेंट को कि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके प्रति ये होती है जागरूकता। जागरूकता। दूसरा, प्रशासन में भारतीय कितने, एडमिनिस्ट्रेशन भारतीयों की भागीदारी, ये इसका उद्देश्य। दो बातें हैं, एक तो जनता में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना, अवेयरनेस का, शासन में भारतीयों भारतीयों का उद्देश्य। आगे जब हम उग्रवादी पढ़ेंगे तो उनकी अपनी अलग पद्धति, उनके अपने उद्देश्य, वो चीज है। अब जैसे ही कांग्रेस की स्थापना हुई वैसे ही भारत में उदारवादियों का प्रभाव बढ़ने लगा। उदारवादियों का प्रभाव बढ़ने लगा। ये क्या करते थे? अपनी मांगों को एप्लीकेशन के माध्यम से, पेजियम के माध्यम से इस सरकार के सामने रख एप्लीकेशन देते थे। जैसे आप एप्लीकेशन देते थे कि कृपया करके आप मुझे 2 दिन का अवकाश दे दीजिए, आप आगे का ऋषि काम जा रहा हूँ। आजकल यही तो चीजें हैं। ये थोड़ी है कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ या मैं तैयारी कर, शादी है, मैं नहीं आ सकता, 2 दिन हो गए, कोई बात नहीं, बाद में तो मंडे है, 2 दिन की तो बात है, क्या फर्क पड़ता है, घर पे रह लूंगा, रहेगी। मंडे आता है में फिर वो कहता है यार टाई में खड़ा हुआ नहीं जाता, शाम तक देखते हैं यार, वैसे भी सर्दी पड़ रही है, सर लेट आएंगे। देखो कैसे दिमाग में चीजें चल रही है, दिमाग में चीजें देखे कैसे चल रही है। 2-3 बार वो देखता है, तो ये टेलीग्राम देखता है कहीं कुछ मैसेज तो नहीं आ गया, मतलब खुद को सेटिस्फाई करने का प्रयास करता है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है बिल्कुल। ये आप बैठे हो ना, हम तो क्या बोलते नहीं है, लेकिन आप, नहीं कह रहा आप सही हो या गलत हो, लेकिन यदि आप किसी चीज को जानते नहीं हो, तटस्थ नहीं हो ना, आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक सही बात होती है कि आपको टारगेट नहीं पता है ना कि मुझे यहां जाना है। अब यहां यदि आपको मेसनगर फाटक पर जाना है और आप कह दो नहीं मैं समोसा खा के चलता हूं, तो गलत है। आपका टारगेट मेसनगर फाटक पर, समोसे का टारगेट आपका था नहीं।
या बीच में रुक गए ना, इसका मतलब आपने अपने लक्ष्य में मिलावट कर दी। मिलावट कभी अपनी भावनाएं बना देते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक महानुभाव आए थे, जस्ट थोड़ी देर पहले, सर इस पेपर में तो ज्योग्राफी ज्यादा आती है, तो कैसे निकालूं मैं उसको, कैसे निकालूं? सर होता है, अभी अभी आप एसएससी मेंस का पेपर देख रहे हो, ऐसे बहुत प्राणी आए सर एसएससी, वो साइंस इतनी आती नहीं है, ऐसे जगह आती नहीं, क्यों? पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, किसी तरीके से पीछा छूटे इससे, तो अपनी भ्रांतियां बना देता है। फिर दोस्तों को पूछता है, अरे हाँ साइंस कम ही आती है ना, वो भी कहता है हाँ, वो पीछा छुड़ाना चाहता है, हाँ हाँ, कहता हाँ। 2 वोट हो गए, 2 वोट तो जीत गए, भ्रांतियां बना देता है। और इस बार आप एसएससी मेंस के पेपर देखिए, मानता नहीं है, कहना नहीं मानता, कहना नहीं मानता उन चीजों। इस कारण से क्या हम थोड़ा पीछे हट जाते, क्या बताएंगे, क्या ज्ञान लड़ा रहा है ये, क्यों? पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ना पड़ेगा भाई। पेपर देने जाते हो, कोई पता नहीं है, हो सकता है आपके हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, आप एक बार पीडीएफ चल रही है मार्केट में, बहुत सारे पेपर सारे मिल, देखो तो सही कि जो आपकी जो सोच है क्या मैच कर रही है, कि उसके साथ कुछ सारे पैटर्न कर दिए, आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। अब आपके हिस्से में क्या आता है वो डिपेंड करेगा, हाँ डिपेंड। हो सकता है आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ो, एक ही क्वेश्चन ना आए, हो सकता है एक ही ना आए, सारे साइंस के दे दे, 8-8 क्वेश्चन बता रहे हैं अभी आपके साथ। और मैं क्या बता रहा हूं, अब में हिम्मत होनी चाहिए, क्वेश्चन देखो मिल रहे हैं, पढ़े हैं क्वेश्चन, पढ़ो उनको, और फिर ये एनालाइज करो। यहां जो अपने जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या कोई स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया है? क्या कोई सन पूछा है? क्या जो मैंने आपको अधिवेशन बताए थे, क्या कोई क्वेश्चन आया है? बदरुद्दीन जी पर अपने पे रुके थे, तो क्या वो क्वेश्चन उस टाइप के कोई क्वेश्चन बने? साथ में तैयारी होती है, साथ में एनालाइज होता है, मूल्यांकन भी होता है। क्या होता है, हमारा विश्वास बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। जब एक बार विश्वास हो गया ना, जीत होती है। अगर झूल में मत रहना, अगर नहीं तो किसी को, अच्छे विद्वान को कोई भी हो, उसको पकड़ लेना एक बार के, गुरु मेरे को रुको एक बार, आधा घंटा बैठो, मेरे सिर में 2-3 मुक्के समझाओ, तब जाके होती। गलत नहीं चलना बेटा, मैं ऐसा कर लूं, मैं एक ऑनलाइन ले लूं, ठीक है सर, ये हो जाएगा क्या ऑनलाइन से? मुझे क्या पता ऑनलाइन से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो तो तेरे पे डिपेंड है, क्या पता उबासी ठोक रहा हो तू, मुझे क्या पता भाई तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सर कोचिंग जरूरी होती है क्या? भाई जिससे कोचिंग संस्थान मैंने खोला है उस हिसाब से तो जरूरी है। अब यार पता नहीं क्या, ऐसे मतलब ऐसे इंसान एक पहली में उलझे हुए हैं जिन्हें कोई नहीं सुलझा, पता नहीं कैसे करते हैं, तटस्थ रहो पूरे। और अब जैसे मैंने आपको ये चीजें बताई, राज वाम बंध्य, अब देखो होता क्या है, जब आप पढ़ रहे हो तो आप, जैसे हम यहाँ बोलते हैं, तो आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए राज वाम बंध्य क्या होता है, क्या प्रोसेस, खुद उससे बात करो। अच्छा इसमें ऐसा होता है, जो लीडर होता है वो ये सोचता है, मैं लोगों के मन में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस, मैं प्रशासन में भारतीयों को कैसे बिठा, ये इसका उद्देश्य। क्योंकि आगे चलकर जब हम उग्रवादी पढ़ेंगे वो इसका उल्टा होगा, उल्टा होगा। लेकिन इतिहास है, इतिहास में ये भी है कि दोनों के सहयोग से ही आजादी मिली थी, मैंने पहली क्लास में आप, तो ये सब चीजें ऐसे चलती। अब जैसे ये आए एप्लीकेशन, इनका अपना तरीका था, ये अपना तरीका, आप इसको गलत नहीं कह सकते। ऐसे थोड़ी है यार, हमारे देश में बैठे हैं, मारो लठ उनके, लठ मार लोगे,
इतना ही कमा लो। इसका मतलब तो फिर वही बात है कि यार एग्जाम क्लियर करना है तो पेपर उड़ा ही लूं मैं। तो फिर वही है, चीजों को सैद्धांतिक रूप से करना। तो कांग्रेस उदारवादी भावना को लेकर चली। अब जो इस टाइम उग्रवादियों का भी प्रभाव होने लग गया, अलग अलग विचार होते हैं। उन्होंने इनको कहा कि कांग्रेस जो है ये भीख मांगती, राजनीतिक भिक्षावर्ती, बेगिंग ना, क्या भीख का सिस्टम। लाइन लिखिए, नए पैराग्राफ से लिखिए। देखिए, कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत में उदारवादी गुट का प्रभाव बढ़ने लगा। उदारवादी गुट का प्रभाव बढ़ने लगा। ये अपनी मांगों को प्रार्थना पत्र और शिष्टमंडल के माध्यम से, प्रार्थना पत्र और शिष्टमंडल के, बोल रहा हूं, नहीं था, आप बैठे। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही उदारवादी गुट का प्रभाव बढ़ने लगा। उदारवादी गुट का प्रभाव बढ़ने लगा। ये अपनी मांगों को प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन और शिष्टमंडल, कॉलेजियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने रखते थे। ब्रिटिश सरकार के सामने रखते थे। सरकार के सामने रखते, आगे लिखो, ब्रिटिश सरकार के सामने रखते थे। उग्रवादियों ने इनकी इस प्रवृत्ति को, राजनीतिक भिक्षावृत्ति नाम दिया, पॉलिटिकल बेगिंग। राजनीतिक भिक्षावृत्ति नाम दिया, पॉलिटिकल बेगिंग। वो लिखा हुआ है राजनीतिक भिक्षावृत्ति पर, देखो कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, आए हो ना चुनाव से आ जाती। चले, हो गई, नाम दिया, राजनीतिक भिक्षावृत्ति नाम दिया, चलता रहा। इसके साथ साथ कई समितियां हमारे सामने आई। हेडिंग डाल दीजिए, संबंधित समितियां। सबसे पहले लिखो, भारतीय आर समिति, होम कमेटी, होम कमेटी। एक तो हम बात करेंगे अपना, बात करेंगे का उद्देश्य, अपना और उद्देश्य। की जो स्थापना हुई थी 1887 के अंदर हुई, स्थापना के 2 वर्ष बाद। नाम था दादा भाई, आगे चल
फेल करेंगे। भारत के पितामह के रूप को जाना जाता है, लेकिन आगे लिखेंगे दादा भाई नौरोजी के। का उद्देश्य क्या था कि उदारवादी जो मांग करते हैं वो पूरा करवाना। उदारवादियों मांगों को पूरा करवाना। उदारवादियों की पूरा करवाना। ये लिखो। ब्रिटिश कमेटी ऑफ बता दीजिए। काफी बात करेंगे अपना। टीका निकालती थी कभी कई। स्थापना जो हुई थी 1880 की स्थापना हुई थी। के द्वारा। स्थान था लंदन में। इसकी पत्रिका निकालते थे। पत्रिका का नाम था इंडिया। तो ऐसे क्वेश्चन, इंडिया नामक पत्रिका कौन, और इसका जो उद्देश्य था ये था प्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करना। कहने का अर्थ ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस से समर्थन प्राप्त करना। एक जो भारतीय डिमांड करते थे वो ब्रिटिश सरकार के सामने रख। देखिए लंदन में इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारतीयों की मांगों को लंदन में ब्रिटिश सरकार के सामने रख, की मांग को लंदन में ब्रिटिश सरकार के सामने रखना। अब आइए उदारवादियों ने क्या प्राप्त किया। उदारवादियों की प्रमुख उपलब्धियां हेडिंग डाल दी। भारतीयों की मांगों को लंदन में इस सरकार के सामने रखा है। अब आपके लिए एक होमवर्क है। अभी अक्टूबर
ब्रिटेन में एक इंडिया के नाम से इंडिया हाउस, इंडिया जो भी एक बंद किया गया, का संबंध भी नेशनल मूवमेंट से है। पता करो कब आएगा इंडिया हाउस, कब आएंगे। क्वेश्चन आता है ना, इंडिया हाउस कहाँ, वो आएगा। तो आप पता करो, एक चीज को बंद किया गया अभी, ठीक है ना, ताकि कुछ आपको भी ये हेडिंग डाल दीजिए, उदारवादियों प्रमुख उदारवादियों प्रमुख। एक तो एक्ट लाया गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। आयोग गठन किया गया था इनके प्रयासों से, रेलबाई आयोग का गठन। ये थी और भारत में सिविल सर्विसेज की ये आईएएस वगैरह जो की परीक्षा एक साथ आयोजित की भारत में। सर्विसेज का साथ ये जो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1890, इसके तहत भारतीयों को कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक अधिकार दिए। कुछ क्षेत्र, असेंबली, सरपंची का में लिखो, इसके तहत भारतीयों इसके तहत भारतीयों को कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक अधिकार दिए गए। राजनीतिक अधिकार दिए गए। में लिखो, देखिए जो ब्रिटेन है वो भारतीयों पर कितना खर्च कर रहे हैं। पैसा हमारा है तो आप हम पर कितना खर्च कर रहे हो। जब बजट आता है और आर्थिक समीक्षा आती है तो उसमें ये ऐसी चीजें आती है ना, हमने इस पर इतना खर्चा किया। पैसा जनता का ही होता है तो जनता को बताना पड़ता है कि हमने इतना खर्च किया है आप पर। कीजिए, यह आयोग भारतीय खर्चे की भारतीय व्याख्या करने से संबंधित।
भारतीय व्याख्या करने से संबंधित। भारतीय व्याख्या करने। अब लंदन और भारत में सिविल सर्विसेज की परीक्षा एक साथ आयोजित की जाने लगी। यहाँ पर दो सदाबहार क्वेश्चन। एक तो एक क्वेश्चन बनता है, सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास करने वाला पहला भारतीय। 5वीं क्लास का क्वेश्चन। ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम सिविल सर्विसेज के साथ जब जुड़ता है, क्वेश्चन भी यही है कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा से बर्खास्त होने वाला भारतीय बाहर निकाल दिया गया। ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तकनीकी कारणों से पास तो इन्होंने कर लिया था, सारा काम हो गया। बाद में इनको विशेष बाहर कर दिया। लाइन लिख दी, यहाँ पे ऐसे लिखो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने 1869 में इन्होंने 1809 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास किया। था। इन तकनीकी कारणों से बाहर कर दिया। तकनीकी कारणों से बाहर कर दिया। आप हो जाते हैं ना कई बार, डीवी आपका सही लगा दो, मार्कशीट ले नहीं कि साल का गैप कहाँ से आया, 10 बार भी एक साथ ही होगी। ऐसा हो जाता है कई जगह। ग्रेजुएशन 3 साल की होती है उस आदमी के लिए, लेकिन कई एक साल में ही करा देते हैं। बताइए। चलो जी, जो भी है, अवधियां होगी। कल हम बात करेंगे प्रमुख उदारवादी